नमस्कार, डीआरडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग सोचते होंगे सर अभी तक वीडियो क्यों नहीं डाले हैं। तो बच्चों, वीडियो डालने का एक कारण था, जो मैं ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं उसमें आप लोग स्थानांतरित करके कहीं दूसरी जगह खोले हैं, तो इस कारण से समय नहीं मिल पा रहा था। तो बच्चों, आज से आप लोग को वीडियो प्रतिदिन मिलेगा। जो आपकी यूपी बोर्ड आज हम जो वीडियो लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने सभी दोस्तों को, फ्रेंड को, सभी के पास शेयर करिएगा और दमदार से। आज का ये वीडियो ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके कक्षा 10 की मैथ पूरी गणित का निचोड़ है। पूरे गणित के जो आपके पूरे गणित में जितने भी सूत्र हैं सबका अध्ययन मात्र 1 से 1.5 घंटे में आप लोग करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग भी कॉपी और पेन लेके साथ में बैठिएगा। तो चलिए देखते हैं आपका पहला पार्ट क्या है। पहला पार्ट है वास्तविक संख्याएं। इसमें आपको 3 से 4 सूत्र का अध्ययन करना है। चलिए देखते हैं उसमें 3 और 4 सूत्र क्या है, इसको देखना है। देखिए, पहला आपका सूत्र है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r 0 लेस देन इक्वल r और लेस देन b है। अर्थात कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है? a बराबर bq प्लस r से। तो चलिए अब नेक्स्ट सूत्र हमारा क्या है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, a और b। तो आप लोग जानते हैं कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए जैसे कह दिया जाए कि दो संख्याओं का लाशा, या पहली दो संख्याएं दे दिया जाए 3 और 4 दे दिया जाए, कहा जाए इन दो संख्याओं का गुणनफल 15 है, या कुछ भी दे दिया जाए, तो उसको ज्ञात करने के लिए आपको कौन सा, जो दो संख्याएं दी उनका एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आपका सूत्र लग जाएगा। अब क्या है अगला सूत्र? क्या है? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q या q डज नॉट इक्वल के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? परमेय संख्या। तो आप लोग पिछली कक्षा से ही पढ़े होंगे कि परमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q या q डज नॉट इक्वल 0 के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? परमेय संख्या। और जो जहां p व q सह संख्या है, क्या है भैया? सह संख्या है। तो कह रहा है नंबर स्टार देखिए बनाए हुए हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं। देखिए स्टार बना के हम लिखे हुए हैं परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। कोई भी अगर परमेय संख्या है बच्चों तो क्या होगा? या तो शांत होगा या अशांत होगा। तो देखिएगा इसमें पहला नंबर क्या लिखा हुआ है? परमेय संख्या p बटा q का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है यदि p के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 घाते n गुणे 5 घाते n का रूप के हो। जब हमारा, देखिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं इधर, देखिए हमारे पास जगह कम है इसलिए हम थोड़ा सा जगह बनाते हैं। कह रहा है जो हमारा p बटा q, जो q है हमारा, क्या होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड किस रूप में? 2 घाते n गुणे 5 घाते n के रूप में होना चाहिए। तो जिस प्रकार हम देखिए कोई दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे हम दे रहे हैं 1/50, 1/50 को आपको बताना है या शांत है या अशांत। तो आप 1/50 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1/50 को अगर खंड करते हैं तो लिख सकते हैं 2 गुणे 25 और 5 गुणे 5। तो देखिए 2 घाते क्या लिख सकते हैं? 2 घाते 1 गुणे 5 घाते 2 लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा 1/1 2 घाते 1 गुणे 5 घाते 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? शांत हो जाएगा। तो आपको ये बताना है। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। परमेय संख्या p बटा q का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n गुणे 5 घाते n रूप के ना हो। अर्थात कह रहा है जो हमारा अशांत आवर्ती है वो किस रूप में नहीं होना चाहिए भैया? इस रूप में नहीं होना चाहिए। अगर इस रूप में होगा तो शांत होगा, इस रूप में नहीं है तो अशांत होगा। जैसे हम ले लें 1/11 है, 1/11 क्या है भैया? अशांत है। क्या हमारा हर 11 को खंड करेंगे तो 1 गुणे 11 लिखेंगे,
1 गुणे 11 लिखेंगे तो क्या हमें 2 घाते यम और 5 घाते यम के रूप का है, नहीं है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, अब आपका दूसरा पाठ होता है, दूसरा अध्याय होता है, क्या होता है, बहुपद। अब आप लोग बहुपद जानते हैं। अच्छा आप लोग ये बताइए, बहुपद की डिफिनेशन सबको आते होंगे, बहुपद किसे कहते हैं हम लिखे नहीं हुए हैं, आपको सिर्फ बताना है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद उसे कहते हैं, आप लोग थोड़ा समझिएगा, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अच्छा पूर्ण संख्या क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफिनाइट तक जो भी संख्या होगी क्या होगी, पूर्ण संख्या होंगी। तो हमारी कोई भी बहुपद है, उसको अगर 1 2 3 4 5 कुछ भी घात होंगी तो संख्या क्या होगी, बहुपद होंगी। तो चलिए देखते हैं बहुपद में है क्या, px बहुपद। बहुपद की घात बताना है, बहुपद की घात कैसे बताना है आप लोग को देखिएगा। बहुपद की घात, बहुपद px में x के उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। चलिए जैसे हम कोई भी लिख देते हैं, जैसे लिखते हैं x² + 5, तो इसमें आपकी x पे कितनी घात है, 2 घात है। यही 2 घात क्या है, बहुपद के उच्चतम घात क्या है, बहुपद की घात कहलाता है। तो अगला क्या कह रहा है, रैखिक बहुपद। क्या कह रहा है, रैखिक बहुपद। x की उच्चतम घात 1 हो, क्या होना चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे लिखते हैं x + 5, तो x पर कितनी घात है, 1 घात है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। अगर नेक्स्ट देखिए, थोड़ा बहुत जगह कम था बच्चों, इसलिए हमने यहां पे लिखे हुए हैं द्विघात बहुपद। x की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जिस प्रकार x² + 7x + 12, तो यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। अगला देखिएगा त्रिघात बहुपद, x की उच्चतम घात 3 हो, कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। x पर हमने 3 घात लगा दिया, प्लस 4x² + 5x + 6। इस प्रकार कोई भी अगर लिखा हुआ है, पूछ लिया जाए कि त्रिघात बहुपद है, तो x पे जिस पे 3 घात है वो क्या होगा, त्रिघात बहुपद। अगला देखिए कह रहा है, कुछ दिया है, किसी बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। अगर कोई भी आपको शून्यांक दिया रहे, उनके बीच का आपको संबंध बताना है। संबंध क्या है, माना ax² + bx + c है तथा उनके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो आपको कोई भी समीकरण इस प्रकार बहुपद दिया रहेगा, अल्फा और बीटा कोई मान दिया रहेगा, तो आपको बताना क्या है, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। क्या होता है बच्चों, -b/a होता है। और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a। क्या होता है, c/a। आगे देखिएगा, देखिए हम सवाल नहीं सॉल्व करा रहे, सिर्फ आपको सूत्र का अध्ययन करा रहे हैं बच्चों, ये ध्यान देना। तो पूरी बुक का आपको आज सूत्र का अध्ययन कराएंगे, ये ध्यान देना सभी लोग। चलिए आगे देखिएगा, यदि बहुपद के मूल अल्फा और बीटा दिए हों तो बहुपद का समीकरण क्या बना सकते हैं। अगर अल्फा और बीटा दिए हों तो आपको उसमें समीकरण बनाना है, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, वो सूत्र क्या है देखिएगा। बहुपद बराबर x² कोष्टक में अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा। इससे आपको 2 अल्फा और बीटा तो मूल दिए रहेंगे और यह शून्य दिए रहेंगे, अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा आप रख करके आप समीकरण को आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला सूत्र क्या है, कह रहा है देखिएगा, विभाजन एल्गोरिथम, जो आपके बहुपद में आप पहले चैप्टर में यूक्लिड विभाजन पढ़े हुए हैं, उसी पर आधारित है। तो इसमें कह रहा है, यदि px व qx कोई 2 बहुपद है, कितने, 2 बहुपद हैं, जहां qx ≠ 0 हो, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, जिस प्रकार px बराबर gx × qx + rx। आप लोग सूत्र पढ़ेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसी पर आधारित है आपका ये बहुपद का सूत्र। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्नावली की ओर और पूरे सूत्र की ओर चले अध्ययन करते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं, हमारा तीसरा पाठ है
दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। ये आपका तीसरा चैप्टर है। आपको इसमें से 4 सूत्र पढ़ने। कितने सूत्र पढ़ने बच्चों? 4 सूत्र, केवल 4 सूत्र पढ़ने हैं। चलिए देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। वह समीकरण जिसे ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है किसी को भी हम ax + by + c बराबर 0 अर्थात दो चर हो। कितने चर हो? दो चर। इसमें देखिए दो चर हैं a और b, और a और b भी x और y भी है। आप कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए हम कोई भी सब उदाहरण लेते हैं, 2x + 3y + 5 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए दो चर हैं, x और y दो चर है ना, इसलिए क्या कहलाएंगे? दो चर रैखिक समीकरण। आगे देखते हैं क्या है। सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा को निरूपित करते हैं। तो ये दो समीकरण जो दिया है, ये समीकरण जो दो चर वाले हैं, ये क्या कहलाएंगे भैया? सरल रेखा कहलाएंगे। तो आगे देखिएगा, कह रहा है यदि दो सरल रेखाओं के समीकरण, अर्थात कोई भी दो समीकरण दे दिया जाए आप लोगों को, a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 हो, तो इसके शर्त होते हैं अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, वो क्या होते हैं? अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? कोई भी इस प्रकार की दो क्षेत्र ले लीजिए और इस जो बिंदु पर काटेंगे, एक ही बिंदु पर काट रहे हैं ना, एक ही बिंदु पर, तो ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और ये क्या होते हैं? संगत युग्म भी होते हैं। अद्वितीय हल होने की इनकी ये अद्वितीय हल भी होते हैं। अब देखिए इसको कैसे पहचानेंगे ना, तो कह रहा a1/a2 does not equal b1/b2। आपको कोई भी समीकरण मान लीजिए हम देते हैं, मान लीजिए 5x + 7y + 7 = 0। एक समीकरण ये हो गया एक। और दूसरा दे दे रहे हैं 4x + 3y + 8 बराबर 0। तो आपको इसमें चेक करना है a1 बराबर कितना है? a1 बराबर कितना है? a1 बराबर 5 है, b1 बराबर 7 है, a2 बराबर 4 है और b2 बराबर 3 है। अब आपको चेक करना है क्या ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। चलिए चेक करते हैं। तो हमारा शर्त क्या है? a1/a2, a1 का मान कितना है? 5 और a2 का मान कितना है? 4। अब 10 नॉट इक्वल है, अभी छोड़ दिए। b1 का मान कितना है? 7 है और बटा 3 है। क्या ये सभी बराबर है? नहीं है बराबर। तो ये क्या कहलाएंगे? समीकरण क्या कहलाएंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। और क्या कहलाएंगी? संगत युग्म कहलाएंगी। संगत और संगत दो चीजें आती हैं, ध्यान दीजिएगा। अब और अद्वितीय हल होंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं। समपाती रेखाएं संगत युग्म अपरिमित रूप से अनेक होंगे। अच्छा, संगत समपाती रेखाएं कब होती हैं? अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी समीकरण दे दिया जाए, या थोड़ा चित्र से माध्यम से हम बता रहे हैं, देखिएगा। अगर हमारे पास मान लीजिए एक रेखा ये है, अगर इसी के ऊपर कोई एक रेखा और चली जाए तो ये क्या कहलाएंगी? समपाती रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? समपाती रेखाएं। जिस प्रकार आप लोगों ने बताया दो उदाहरण के माध्यम से, उसी प्रकार रहेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब इसी प्रकार के रहेंगे तो अगर तीनों बराबर होते हैं तो क्या कहलाएंगे? समपाती रेखाएं कहलाएंगे और संगत युग्म कहलाएंगे। ठीक भैया। आगे देखिएगा, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कब होगी? जब अच्छा, समांतर रेखाएं कब होती है? मान लीजिए एक रेखा ये है, इसी की समांतर एक रेखा खींच दी। ये समांतर रेखाएं कब होती है? ये समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेंगी, ये कभी नहीं मिलेंगी, वही कहलाती है समांतर रेखाएं। a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। यहाँ पे c1/c2 क्या है? बराबर नहीं होगा, तो क्या कहें? समांतर रेखा कहलाएंगे। और असंगत होते हैं। क्या होते हैं? असंगत होते हैं। ध्यान समझिएगा, प्रतिच्छेदी और संपाती ये दोनों क्या होते हैं भैया? संगत होते हैं। आपको लिखना पड़ेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत होते हैं या असंगत होते हैं, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? संगत होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है संपाती रेखाएं क्या हो सकती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा, उसमें दिया रहेगा असंगत है या संगत है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? संगत है। देखिए आप लोग को ओएमआर पर
20 नंबर का होगा ना, तो हो सकता है इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि समपाती रेखाएं के कितने हल होते हैं, समपाती रेखाएं कितने हल होते हैं, तो ए कहीं कहीं दिया रहेगा अद्वितीय हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, कोई हल नहीं होता है। तो आपको बताना पड़ेगा, जो आपको जब पढ़े हैं ध्यानपूर्वक, तभी आप बता पाएंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। या आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, एक रेखा ये है संपाती के लिए, तो इसी ऊपर एक रेखा और जाएगी, एक रेखा और जाएगी, बहुत सी रेखाएं जाएगी, तो ये बहुत से हल हो सकते हैं ना। थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम समझिए, क्या बहुत से हल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अब समांतर में कोई हल नहीं होगा भाई, जब ये दोनों का समांतर है, ये दोनों आपस में मिलेंगे ही नहीं, तो ये कोई हल नहीं होगा। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है नाव धारा का। तो क्या कहता है, अगर नाव x किलोमीटर प्रति घंटा से इस डायरेक्शन में जाए, कोई मान लीजिए इस डायरेक्शन पे कोई लड़का है, मान लीजिए यहाँ पे ये नदी है, मान लीजिए ये नदी है, ठीक, यहाँ से कोई बालक इसे तैर रहा है इस दिशा में, इसी प्रकार में जब पानी जाएगा, अगर ये जल भी, पानी भी इधर जा रहा है और लड़का भी इधर जाएगा, तो इनकी चाल बताना है, ध्यान समझिएगा। देखिए नाव की धारा, नाव की चाल जो है सीधे है, और इसी में नदी की धारा, मतलब नदी की और लड़के दोनों की धारा अगर इधर है, तो लड़का तेज भागेगा, धीम भागेगा। आप लोग आपने सोचिए, अगर मान लीजिए इस दिशा में अगर जल वाला नदी बह रही है और इसी दिशा में अगर हम तैर रहे हैं, तो हमारी चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी ना कि घटेगी, हम भी और तेज भागने लगेंगे ना। तो क्या होते हैं भैया, तो नाव की धारा के अनुकूल चाल का x + y किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात जिस तरह से नदी बह रही है, अगर उसी डायरेक्शन में अगर हम तैर के जा रहे हैं, तो हमारी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और समझिए, अगर नदी, अगर नाव मान लीजिए, अगर पानी मान लीजिए इधर पे बह रहा है, तो समझिएगा, अगर ये मान लीजिए नदी है, ये आपकी नदी बह रही है, ठीक, अगर इधर है और लड़का यहाँ है, अगर ये लड़का इधर से आना चाहता है, तो भैया ये बताइए, तो इधर से अगर इधर से जल जा रहा है, उधर से आदमी जा रहा है, तो ताकत ज्यादा लगेगी ना, ज्यादा लगेगी नहीं, तो मेहनत ज्यादा पड़ेगी, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, वो कम हो जाएगी नहीं। मान लीजिए कोई इस डायरेक्शन में है, सीधे जा रहा है पानी की दिशा में, तो भैया बहुत तेज भाग जाएगा। अगर उससे कह दिया जाए कि अपोजिट आओ, विपरीत आओ, उसकी चाल क्या होगी, कम हो जाएगी, ज्यादा मेहनत पड़ेगा ना, मेहनत ज्यादा पड़ेगा। इसीलिए क्या होगी कि भैया नाव की अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है और नदी इस डायरेक्शन में है, तो नाव की धारा क्या होती है, अनुकूल, की चाल क्या तो घट जाती है, x - y किलोमीटर घंटा हो जाती है। तो बस आपको बस इतना समझना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बच्चों आप लोग दो चररैखिक समीकरण के ये 4 सूत्र हैं, इसको पढ़ लीजिएगा बहुत ध्यानपूर्वक, जो आपके पेपर में आने वाले हैं, एकदम छपने वाले हैं, समझ लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखते हैं हमारा द्विघात समीकरण, ये आपका तीसरा चैप्टर, तो द्विघात समीकरण है, तो आप लोग देख रहे हैं ये आपका चौथा चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं इसमें समीकरण, इसमें सूत्र क्या है, ax² + bx + c = 0 रूप के सभी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती हैं। जितने भी आपको ax² + bx + c = 0 के रूप में जितने भी आपको समीकरण दिखेंगे, वो क्या कहलाएंगे, द्विघात समीकरण कहलाएंगे। तो आप, अच्छा, आपका चैप्टर का नाम भी है द्विघात समीकरण, तो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या इसको देखना है। द्विघात समीकरण के शून्यांक बराबर दिया है द्विघात समीकरण के मूल। आप लोग इसके अगर समीकरण अगर शून्यक दिए हैं, तो हम लोग उसके मूल भी निकाल सकते हैं, ये आपको हमने लिख दिए हैं। अब देखिए द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, भैया द्विघात समीकरण अगर दिया है आपको, तो उसकी 3 विधियां होती है। कितनी विधियां होती है, 3 विधियां होती हैं, आप लोग सामने लिखे हुए हैं। पहला क्या है, गुणनखंड विधि, पहला क्या है, गुणनखंड विधि, दूसरा क्या है, पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा क्या है, द्विघाती सूत्र, या इसी को कहा जाता है श्रीधराचार्य सूत्र। अब आपको इन्हीं के माध्यम से आप सवाल लगा सकते हैं। तो देखिएगा गुणनखंड विधि आप बहुत आसान तरीके से जानते होंगे। अब पूर्ण वर्ग विधि बनाने क्या होती है, अभी तो हम बता नहीं सकते हैं बच्चों, इसलिए आप लोग को पूरा सूत्र का अध्ययन कराना है, इसलिए लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम आपको भी सवाल नहीं बता पा रहे हैं। तो आपको एक वीडियो हम बना देंगे पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि की।
एक बहुत शार्ट ट्रिक में बताएंगे, ठीक है। तो आगे देखिएगा, इसका समीकरण होता है यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो हम यहां से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से क्या करते हैं, सीधा चार सूत्र और द्विघाती सूत्र के माध्यम से हम आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्या है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या d हमारा क्या है, विविक्तिकर है। क्या है, विविक्तिकर है। आगे देखिएगा, मूलों की प्रकृति, जो हमारे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इससे हम मूलों की प्रकृति कैसे पहचान सकते हैं, क्या हो सकता है। कह रहा है इसकी तीन विधियां, समझिएगा बच्चों। दो भिन्न वास्तविक हल होंगे, दो भिन्न वास्तविक हल होंगे। कब होंगे, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है, ग्रेटर देन है, क्या है, ग्रेटर देन है बराबर 0, तब हमारा ये क्या हो जाएंगे, ये क्या होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब किससे निकालेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अगला कह रहा है दो समान वास्तविक हल होंगे, कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब हमें जो समीकरण दिया रहेगा, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac से लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, दो समान वास्तविक मूल होंगे। आगे क्या कह रहा है बच्चों, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर लेस देन 0 होगा, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कह रहा है अगर ये इसका मान अगर छोटा आएगा 0 से तो हमारा क्या होगा, ये कोई वास्तविक मूल हल नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको दूसरा पार्ट का पूरे सूत्र बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, चलते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्नावली है। चलिए बच्चों देखते हैं, हमारा है अगला प्रश्न है निर्देशांक ज्यामिति। देखिए बच्चे, आप जो 30% कटा हुआ है आपको, जो उसको हम नहीं बना रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे त्रिभुज का शब्द क्यों नहीं बनाए, त्रिभुज में आप लोगों को थेल्स प्रमेय है, बस आप थेल्स प्रमेय को प्रमेय ये आप लोग बताया गया होगा और बहुत आसान है। तो अब चलिए देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति में आपके जो सूत्र हैं 3-4 उसको ध्यान से देखते हैं। देखिए पहला है आपको दूरी सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ध्यान जरूर दीजिएगा। क्या होता है, यहाँ पे दो निर्देशांक P और Q हमने ले लिया है। P को हमने x1 y1 मान लिए और Q को x2 y2 मान लिए। अब P को हमारी दूरी का सूत्र हो गया, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का रूट। अब देखिएगा बच्चों, खंड सूत्र या विभाजन सूत्र, क्या बोलते हैं, खंड सूत्र या विभाजन सूत्र हमने ले लिया P और Q, इसको मध्य बिंदु क्या लग दिए R। अब M1 और M2 दो अनुपात में विभाजित कर दिए और P1 को हमने मान लिया x1 और y1, Q को मान लिया x2 और y2 और R का निर्देशांक x और y मान लिए हैं। तो वहां जो बिंदु R के निर्देशांक हमने x y नहीं लिखा, हमने क्या लिख दिया R मतलब x और दोनों के निर्देशांक हैं, ठीक है। तो इसके m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अगला क्या बनेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 पूरे का बटा m1 प्लस m2। अब देखिए याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए m1 है, m1 m2 x2 है ना भैया, तो यहाँ पे कितना है 12, यहाँ कितना है 21, 12 21 ऐसे याद करिएगा, 12 21 बटा m1 प्लस m2, ये तो याद रहेगा हमेशा। तो 12 21 यहाँ भी देखिए 12 21। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। आगे देखिए, हम मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, P और Q ने ले लिया दो बिंदु और R इसका मध्य बिंदु हो गया। अब हमने P को मान लिया x1 y1, Q को मान लिया x2 y2। अब इसका जो निर्देशांक बनेगा क्या बनेगा, R के मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बटा 2, ये आपके x और R के निर्देशांक हैं। अब देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपके संरेख होने का भी नियम है। ये संरेख कब होगा, जब इसके बाद 0 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने देखिए ए बी सी त्रिभुज बना दिए हैं। ए निर्देशांक x1 y1,
बी निर्देशांक x2 y2, सी निर्देशांक x3 y3। तो आप देखिएगा सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 x1 कोष्ठक में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये निर्देशांक ज्यामिति के सारे सूत्र बहुत ही अच्छे से याद करिएगा, जो आपके यूपी बोर्ड में 1, 2, 4 नंबर जरूर फंसेगा। ये जरूर ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये दूरी सूत्र, ये खंड विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जरूर ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में। तो आप लोग अब है समांतर श्रेणी। क्या है समांतर श्रेणी में? देखिए आप लोग कट गया है, हो सकता है आ भी सकता है, इसलिए आप लोग ये आपको 3-4 सूत्र हैं आपके समांतर श्रेणी में, यही आपके प्रयोग होंगे। तो इसमें देखते हैं समांतर श्रेणी सूत्र क्या है a प्लस डी, a फिर प्लस है a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1 d। अब ध्यान से देखिएगा ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है, ये श्रेणी क्रम है। क्या है? श्रेणी क्रम है, समांतर श्रेणी। अब a क्या होता है? प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। d क्या होता है? सार्वंतर। d अगर सार्वंतर को निकालना है तो किस प्रकार निकालते हैं? d2 माइनस नहीं सॉरी d बराबर निकाला a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। जिस प्रकार हम लोग क्या है कि अंतर निकालते हैं उसी प्रकार है। अगला कह रहा है यनवा पद। दूसरा क्या कह रहा है? यनवा पद या अंतिम पद क्या हो, यल या an। देखिए दोनों को प्रदर्शित करने के लिए यल लिखें या an लिखें। इसके सूत्र क्या होता है? a प्लस कोष्ठक में n माइनस 1 इंटू डी। ये आप लोग को यनवा पद निकालने के लिए या अंतिम पद निकालने के लिए सूत्र है। अगला सूत्र देखिए क्या है बच्चों? n पदों का योगफल ज्ञात करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्ठक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए है। और एक सूत्र हमने देखे नीचे लिखे हुए हैं, जब आपको अंतिम पद दिया रहेगा मतलब Sn दिया रहेगा तब आपको सूत्र क्या लगाना है? n/2 कोष्ठक में a प्लस n। ये आपका जब अंतिम पद दिया हो तब। ये आपके समांतर श्रेणी के मात्र 3 सूत्र प्रयोग होंगे हाई स्कूल में, और 11th 12th में तो अधिक है, उसमें कई श्रेणियां होती हैं, गुरुत्तर श्रेणी होती है, हरात्मक श्रेणी होते हैं। तो आपको सिर्फ इसमें क्या है बेसिक दिया है थोड़ा सा समांतर श्रेणी का। तो बच्चों चलते हैं अब आप लोग को नेक्स्ट प्रश्नावली में का परिचय, किसका? त्रिकोणमिति का परिचय। तो आप लोग इसमें आपको क्या पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके यूपी बोर्ड में आने वाले हैं क्वेश्चन, उस पर आधारित है ये सूत्र, उसको आपको ध्यान से देखना है बच्चों। देखिए आप लोग दिखा त्रिकोणमिति अनुपात। क्या लिखा हुआ है? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात में एक चीज आपको ध्यान देना है, ये आपको लिखा है लाल बटा कक्का। क्या लिखा है? लाल बटा कक्का। ये बहुत ही जरूरी है इसको समझने के लिए। अब ध्यान से देखिए, अगर यू डायरेक्शन सीधी डायरेक्शन में जाएंगे तो साइन कॉस टैन होगा। क्या होगा? साइन कॉस टैन होगा। अगर यूं विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा? कॉट से कोसेक हो जाएगा। अब देखिए हमने लिखे हैं, अब देखिए ये त्रिभुज भी बना हुआ है, ये समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने भुजा क्या होती है? कर्ण। और ये जहां पे थीटा बनता है इसके सामने भुजा लंब, और ये आधार। अगर यहाँ थीटा बनेगा तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। ये आप लोग जानते होंगे बच्चों। यहाँ देखिएगा साइन थीटा। क्या बच्चों? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा बच्चों। और याद करने के एक हमने लिख दिया लाल बटा कक्का। इससे आप लोगों को त्रिकोणमिति परिचय का बहुत सारे सूत्र याद हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, आप देखिएगा थोड़ा सा सूत्र क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं?
अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला सूत्र क्या है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब अगर हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके सूत्र है बच्चों। अब देखिएगा ये आपका अनुपात का सारणिक है जो हमने सारणी बना दिए हैं। आपको मान याद होना चाहिए, अगर मान याद रहेगा सारणी का तब आप लोग यूपी बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर साइन 0 समान 0 होता है, साइन 30 समान 1/2, साइन 45 समान 1/√2, साइन 60 मान √3/2, साइन 90 मान 1। तो बच्चों हम एक वीडियो आप लोग बहुत ही बेहतर समझाए हुए हैं, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, cos 0 का मान क्या होता है 1, cos 30 मान √3/2, cos 45 मान 1/√2, cos 60 मान 1/2, cos 90 मान 0 होता है बच्चों। अब tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान इनफिनाइट अनंत इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, अनंत बोला जाता है या अपरिभाषित बोला जाता है। cot 0 का मान अनंत, cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3 और cot 90 का मान 0 होता है बच्चों। अब आ जाइए सेक में, सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2, सेक 90 का मान अनंत या इनफिनाइट या अपरिभाषित। कोसेक 0 का अपरिभाषित, कोसेक 23 का मान 2, कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान 2/√3, कोसेक 90 का मान 1। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये समझ आ गया होगा। अब थोड़ा समझिएगा बच्चों, हमने यहाँ पे लिखे नो चेंज और यहाँ लिखे हैं चेंज। आपको 90 प्लस थीटा में और 90 माइनस थीटा में क्या करना है ये आपको समझना है, आपके चतुर्थांश पर आधारित है बच्चों। तो आगे देखते हैं, नो चेंज हमने लिखे साइन 180 प्लस माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 360 प्लस माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये हम क्या लिखे नो चेंज। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नो चेंज साइन में कन्वर्ट होगा, साइन साइन में कन्वर्ट होगा, साइन साइन में कन्वर्ट होगा, कॉस कॉस में होगा, कॉस कॉस में होगा, टैन टैन में होगा, टैन टैन में होगा, कॉट कॉट में होगा बच्चों, कॉट कॉट में होगा, कोसेक सेक में होगा, सेक सेक में होगा, कोसेक कोसेक में होगा, कोसेक कोसेक में। ये आपके 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में ये प्रक्रिया चलती है। आगे देखिए बच्चों, हम यहाँ लिखे हैं चेंज। चेंज मतलब क्या होता है, बदलते हैं। कैसे, साइन 90 प्लस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन 270 प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। हमने देखिए यहाँ पे लिखे हैं साइन थीटा किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए टैन कॉट में चेंज होगा बच्चों, और कॉट टैन में चेंज होगा, और सेक थीटा कोसेक में होगा, और कोसेक थीटा सेक थीटा में होगा। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को पेपर में छपने वाले सवाल को एकदम गर्दा कर देंगे। तो चलिए आगे मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली में आप लोगों को है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें आपको 4-5 सूत्र पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बच्चों देखें, आप लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आपको 3 से 4 सूत्र का अध्ययन करना है जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो देखिए पहला सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों सबको आता होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको वृत्त का क्षेत्रफल नहीं मालूम होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद वृत्त की परिधि 2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई आर। अब देखिए आपको त्रिज्यखंड जानना है। त्रिज्यखंड क्या है, ये आप लोगों के सामने देखिए वृत्त बनाया है। अब इसमें 2 त्रिज्याएं खींची हुए हैं, जो 2 त्रिज्याओं से घिरी आकृति, यही क्या है त्रिज्यखंड है। ये देखिए जो छोटा वाला है ये भाग, ये क्या है लघु त्रिज्यखंड, और ये आपका ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो है आपकी चाप की लंबाई है, ये आपकी त्रिज्या है, और ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, ये क्या है थीटा है।
अब देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। अर्थात ये ध्यान दीजिएगा, जब पाई का मान आपको बोलेगा कि 22/7 रखिए या 3.14 रखिए तभी आप लोग रखिएगा, नहीं तो हर एक दशा में आप 22/7 रखेंगे, ये जरूर ध्यान देना है। अगला कह रहा है बच्चों दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ये किसका भैया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का है। अब देखिए चाप की लंबाई, जो चाप की लंबाई है बच्चों थीटा अपान 360 2 पाई आर होता है। आगे देखिए बच्चों, अब ये आप लोग सामने वृत्तखंड, क्या है, वृत्तखंड। देखिए एक वृत्त हम बना दिए हैं, इसको दो त्रिज्याओं से घेरे हुए हैं। अब इसमें देखिए एक जीवा डाल दिए, जो ये कटा हुआ भाग जो छायांकित किया यही क्या है, वृत्तखंड है। अब इसमें वही चीज है, ये त्रिज्या ये थीटा है और ये चाप की लंबाई है बच्चों, और ये छोटा वाला लघु वृत्तखंड है, ये बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड है। अब देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से कोई भी त्रिभुज आ सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज आ सकता है, समकोण त्रिभुज आ सकता है और समद्विबाहु त्रिभुज आ सकता है। तो आप कोई भी त्रिभुज आया उसको आप त्रिभुज के क्षेत्रफल लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा बच्चों। आगे देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये आप लोग समझ में आया होगा। ये ध्यान देना बच्चों, ये आपके यूपी बोर्ड में एकदम फंसने वाले सूत्र में से हैं, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, जो आपके सवाल में बहुत ही आसान तरीके से इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, नेक्स्ट चैप्टर। तो चलिए देखिए बच्चों, अब आप लोगों के सामने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। फिर देखिए इसमें सबसे पहले आपको घन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों, घन पढ़ना है। तो इसमें भुजा की लंबाई क्या होती है, ए होती है। तो देखिए आप लोग सामने में एक घन बनाए हुए हैं, इसकी लंबाई सिर्फ क्या है, ए है। अब देखिए बच्चों आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब घन इकाई। अब घन इकाई क्या है बच्चों, ये इसका मात्रक है, क्या है, मात्रक है। अगला कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणे भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। विकर्ण कह रहा है भुजा √3 इकाई। अगला देखिएगा घनाम, क्या है बच्चों, घनाम। अब घनाम में क्या क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। 3 चीजें होते हैं। देखिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घन इकाई। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा बच्चों 2 कोष्टक में l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल कोष्टक बंद। ये आपका क्या है, संपूर्ण पृष्ठ है बच्चों। अगला क्या है विकर्ण, पूरे पर रूट लगाइएगा, l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों आपको क्या पढ़ना है, आप लोग को बेलन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों, बेलन। अच्छा बेलन देखिए आप लोग, ये आपके सामने एक बेलन की आकृति बनाए हुए हैं। अब इसमें जो ये व्यास है, ये देखिए पूरा व्यास होता है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। और ये हमारी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, और ये क्या हो गई, हाइट h हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए आयतन के बेलन का आयतन बताना है तो क्या बताएंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पर पूछा जाए तो 2 पाई आर एच, क्या पूछा, 2 पाई आर एच। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात आएगी तो क्या कहेंगे, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अर्थात मतलब इसका वक्र पृष्ठ, क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस ये क्या वृत्ताकार है, ये भी क्षेत्र और ये भी है ना, तो पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, ये अगर जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम वही लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसको कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन लेंगे, 2 पाई आर क्वेश्चन में एच प्लस आर, ये बचेगा। तो आपका संपूर्ण पृष्ठ बराबर सूत्र बनेगा 2 पाई आर क्वेश्चन में एच प्लस आर। अब आगे देखिए बच्चों, अब ये ध्यान देना आप लोग, जो आपके परीक्षा होने वाली है उसमें ये सूत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है।
ये आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा बच्चों। आगे देखें, कह रहा है शंकु। ये देखिए आप लोग शंकु बनाए हुए हैं। ये क्या होती है? त्रिज्या ऊंचाई। ये क्या होती है? त्रिज्या ऊंचाई, जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। अब और हमारी क्या होती है? यहां से यहां तक क्या होती है? त्रिज्या होती है। और ये क्या होती है बच्चों? हाइट होती है। तो आप लोग देखिएगा, आयतन का शंकु आयतन पूछा जाए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए अब इसमें विस्तार से हम नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमको सिर्फ सूत्र बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर वक्र पृष्ठ की बात की जाए, किसकी? वक्र पृष्ठ की बात की जाए, तो क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है बच्चों? पाई आर एल। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात किया जाए, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। देखिए इसका वक्र पृष्ठ लिया गया प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लिया गया ना। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, पाई आर कॉमन है, तो बचेगा एल प्लस आर। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अच्छा एक चीज और ध्यान देना है आप लोगों को, अगर यल हमको निकालना होगा तो यल बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये आपका एल निकालने का सूत्र है बच्चों। इससे हम लोग एल भी निकाल सकते हैं, आर भी निकाल सकते हैं और एच भी निकाल सकते हैं। तो आगे चलिए बच्चों देखते हैं हम क्या पढ़ना है आप लोगों को। क्या पढ़ना है? गोला। क्या पढ़ना है बच्चों? गोला पढ़ना है। तो गोला में क्या होता है? सिर्फ केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप लोग गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिएगा वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर इस गोले को काट दिया जाए तो क्या बन जाएगा? अर्धगोला बन जाएगा। अर्धगोला बन जाएगा बच्चों। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अगर वक्र पृष्ठ की बात की जाए तो बच्चों, अगर इसकी वक्र पृष्ठ, इसकी क्या वक्र पृष्ठ थी? 4 पाई आर स्क्वायर थी। अब इसका आधा हो जाए क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, अर्धगोले की संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो क्या लगाएंगे? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या? वक्र पृष्ठ में 2 पाई आर स्क्वायर, अगर संपूर्ण कहेंगे तो क्या करना है? 3 पाई आर स्क्वायर करना है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। शंकु का छिन्नक क्या है बच्चों? शंकु का छिन्नक। शंकु छिन्नक का देखिए, ये शंकु आकृति बनाए हुए हैं। ये होता है R2, ये क्या होता है? R2, ये क्या होता है? R1, ये क्या होती है? तिरछी ऊंचाई L, और ये क्या होती है? H होती है। ठीक बच्चों, अब देखिए इसमें शंकु का आयतन का सूत्र क्या होगा? जिस प्रकार शंकु है उसी प्रकार इसका छिन्नक है। ठीक भैया, अभी तक हम 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 कोष्टक में इंटू H। थोड़ा समझिएगा फिर से। 1/3 पाई R स्क्वायर होता था, देखिए R स्क्वायर होता था R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। तो ये क्या हुआ? शंकु छिन्नक का आयतन हुआ बच्चों। आगे देखिएगा, वक्र पृष्ठ में क्या होता है? पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो यहाँ क्या होता था? पाई आर एल होता था ना। इसी से सिर्फ क्या कन्वर्ट, R का मान यहाँ अकेला था, मगर R का मान यहाँ पे R1 और R2 है ना, इसलिए R1 और R2 रखा गया है। आगे देखिए, संपूर्ण पृष्ठ में पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये संपूर्ण पृष्ठ आपका हो गया है। अब देखिए यल इसमें निकालना है, तो इसमें 2 R1 है ना, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H का होल स्क्वायर से क्या निकलेगा? L निकलेगा। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जिस दिन आप लोगों की परीक्षा है उस दिन आप लोग सवाल को एकदम गर्दा कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं। अब आप लोगों का एक चैप्टर और बचा हुआ है, अब देखते हैं आप लोगों का सांख्यिकी का सूत्र है। ठीक बच्चों, चलिए आगे। अब आप लोगों की सांख्यिकी लास्ट जो प्रश्नावली है आप लोगों को, इसमें से आप लोगों को 3 से 4 नंबर ये इसमें का सूत्र देके जाएगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले माध्य को निकालने की 3 विधि होती है। कितनी विधि होते हैं बच्चों? 3 विधियां। वो भी कौन कौन सी है बच्चों? एक है प्रत्यक्ष माध्य, देखिए आप लोग दिख रहा होगा प्रत्यक्ष विधि। दूसरा का है कल्पित माध्य, तीसरा का है परविचलन माध्य। ठीक है, आपको 3 विधि से निकालना है, और जिस विधि से कहेगा
उस विधि से आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है, प्रत्यक्ष विधि। क्या है, प्रत्यक्ष विधि में माध्य सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, अर्थात क्या रहा है, कुल पदों का योग बटा कुल संख्या। आप लोग कभी से छोटे से पढ़ते आए होंगे। अब एक्स आई क्या है, आंकड़े होंगे, एफ आई क्या है, बारंबारता जो आपको दिया रहेगा वो होते हैं। ठीक बच्चों, अगला देखिए, कल्पित माध्य में क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखिए बच्चों, ए क्या होता है, कल्पित माध्य होता है, और डी बराबर कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए, मतलब जो कल्पित माध्य एज्यूम्ड रहेंगे, माने रहेंगे, उसमें से एक्स आई को में से घटा देंगे तो हमको क्या पता हो जाएगा बच्चों, डी आई पता हो जाएगा। तो आगे देखिए, पग विचलन विधि। क्या बच्चों, पग विचलन विधि या पग विचलन माध्य बोल सकते हैं। यक्स माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई पूरे का एन टू एच। अब यू कैसे निकलता है बच्चों, ये समझिएगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करेंगे तो हमको क्या निकलेगा, यू निकलेगा। और एच क्या है, हमारा वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल दिया रहेगा 5 10 का दिया रहे, 10 20 का दिया रहे, तो जो इनका अंतर रहेगा वही क्या होता है, एच होता है बच्चों। तो हमने देखिए यहाँ पे सब कुछ लिख दिए हुए हैं। अगला देखिए, बहुलक है। क्या है बच्चों, बहुलक है। बहुलक में यल प्लस क्वेश्चन में f1 माइनस f0 पूरे का पॉइंट 2f1 माइनस f0 माइनस f2 पूरे का होल इंटू h। अब आप लोग देखिए, L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जो आप वर्ग अंतराल दिया रहेगा उसमें जो सबसे पहले रहेगा वही क्या होता है, निम्न सीमा होती है। ठीक बच्चों, अब h क्या है, वर्ग अंतराल, मतलब वर्ग अंतराल मतलब उन दोनों का डिफरेंट। f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो बहुलक वर्ग की बारंबारता f1 होती है। f2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद, बहुलक वर्ग के ठीक बाद बार नीचे आने वाली बारंबारता क्या कहते हैं, f2 कहते हैं। बहुलक वर्ग से ठीक पहले, मतलब जो बहुलक वर्ग सिलेक्ट करेंगे उसके ठीक ऊपर क्या होगा, f0 होगा। तो ये आपका शुद्ध बहुलक का बना बच्चों। अब देखिए, एक माध्यक होता है। क्या होता है बच्चों, माध्यक होता है L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ संचयी बारंबारता जिसे कहा जाता है बच्चों, पूरे का पान f इंटू एच। अब देखिए, हम लिखे माध्यक यल क्या होता है, माध्यक, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होता है, माध्यक वर्ग के निम्न सीमा। हमने बताया ना अभी क्या होता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा, दो चीजें होती हैं। अब n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या, मतलब प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी है। अब सीएफ क्या है, संचयी बारंबारता जिसे कहा जाता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता अर्थात सीएफ निकाला जाता है। अब एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये आप लोग बच्चों जानते हैं। एच क्या है, वर्ग अंतराल है। तो इतने सारे सूत्र थे बच्चों, आप लोगों को पूरे बुक का सूत्र हमने एक बार शार्ट माध्यम से आप लोग पढ़ा दिए हैं। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद बच्चों।